प्यारे बच्चों, कल हम लोग इस सेकंड पेपर में चर्चा कर रहे थे पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो रियो शिखर सम्मेलन हुआ था ब्राजील के शहर में 1992 में। उस सम्मेलन में पर्यावरण की जो विश्व स्तर की गंभीर समस्या है उसके संबंध में जो अब तक का सबसे बड़ा पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें बहुत सारे इस पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने के लिए, इस पृथ्वी के ऊपर के वातावरण की विनाशिता को खत्म करने के लिए और इस पृथ्वी पर निवासित मानव जीवन के स्वस्थ वातावरण के लिए जो है बहुत सारी पहल करने के प्रस्ताव जो है उसमें आए थे या उस पर चर्चा हुई थी। और 1992 का पृथ्वी शिखर सम्मेलन उस समय तक का सबसे बड़ा पृथ्वी शिखर सम्मेलन इसलिए था कि पृथ्वी के इस प्रदूषण को किस प्रकार से खत्म करके और मानव के प्रति उपयोगी बनाया जाए, इस संबंध में जो है व्यापक विचार विमर्श किया गया था। उस संबंध में मैं थोड़ा सा कुछ और आगे आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। ये विश्व जलवायु परिवर्तन पर गंभीर चर्चा की गई थी और इसके संबंध में एक विशेष बैठक सन 1997 में आयोजित की गई थी। ये बैठक अपने नई दिल्ली में हुई थी 97 में। इसके बारे में मैंने कल शायद जिक्र नहीं किया था, थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। जनवरी सन 1997 में नई दिल्ली में 3 दिवसीय एक विश्व जलवायु परिवर्तन पर एक गैर सरकारी संगठन यानी NGO विकास विकल्प तथा जलवायु परिवर्तन पर विकासशील देशों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र संघ की रूपरेखा के समझौते के तहत यह बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में कई समस्याओं पर विचार विमर्श और विश्लेषण किया गया था। कई ऐसी समस्याएं थी जैसे जलवायु परिवर्तन, निर्धनता, गरीबी, कुप्रबंध, पर्यावरण संसाधन के अनुचित प्रयोग और इन सब के विषैले उत्सर्जन के समाधान के संबंध में विकसित तथा विकासशील देशों में व्यापार अथवा व्यवसाय सहयोग की संभावनाओं का आकलन करते हुए इन पर गंभीर चर्चा की गई थी। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव, ग्रीन हाउस गैसों को वातावरण में छोड़े जाने को रोकने की जरूरत और उपकरणों पर बात हुई थी। इस बात का समर्थन कि ईंधन के प्रयोग में इस प्रकार के विषैले ईंधन के प्रयोग में किस प्रकार से कमी लाई जाए, इसकी आवश्यकता पर भी इस पर बल दिया गया था। मैं इसमें थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर समझौता करने वाले 150 देशों की तीसरी बैठक क्योटो यानी जापान में 1 दिसंबर से 11 दिसंबर 1992 तक आयोजित की गई थी। इस बैठक में एक ऐसी संधि का मुद्दा तैयार करने का प्रयास किया गया था जिसमें 6 प्रकार की ग्रीन हाउस गैसों जैसे CFC को वातावरण में छोड़े जाने को सीमित करने के लिए निश्चित मात्रात्मक तथा समयबद्ध कदम उठाए जाने की व्यवस्था के निश्चित करने का प्रस्ताव पास किया गया था। रियो शिखर सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के ये 2-3 प्रकार के सम्मेलन विषैले ग्रीन हाउस प्रभावों की मात्रा के संबंध में विशेष चर्चा करके इसकी समाधान के संबंध में प्रस्ताव सुझाए थे। ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को कम करने और इनके दुष्प्रभाव को खत्म करने की दिशा में मिली पहले की असफलता ने इस क्योटो बैठक को अत्यंत महत्वपूर्ण बना दिया था। लेकिन क्योटो बैठक के 11वें दिन विकसित देशों तथा विकासशील देशों में अधिक मतभेद या विवाद उभर कर सामने आए। गैसों की मात्रा में 1.5% की कमी को स्वीकार किया गया तथा जापान ने 2.5 से 5% तक की कटौती की बात मानी, यानी जापान ने सबसे ज्यादा मानी। काफी उत्तेजनापूर्ण वार्तालापों के बाद
संयुक्त राज्य अमेरिका ने 5% की कमी की बात मानी, यानी 5% इस प्रकार की विषैली गैसों के उत्सर्जन और उसके माने दुष्प्रभाव पर 5% की कमी की बात मानी। लेकिन यह शर्त रखी कि विकासशील देश भी ऐसा ही मापदंड अपनाएं। माने अमेरिका चूंकि एक विकसित कंट्री होने के बाद भी उसने एक शर्त जोड़ दी कि जो विकासशील देश हैं जैसे भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश वगैरह वगैरह, विकासशील देश भी इसी प्रकार की योजना पर अमल करें या इस प्रकार के मापदंड को अपनाएं। विकासशील देशों ने विचार दिया कि वातावरण दूषित करने वालों यानी विकसित देशों, यानी सबसे ज्यादा वातावरण को विषैला या प्रदूषित कौन करता है? जो शक्ति संपन्न राष्ट्र हैं, जिनके यहाँ ज्यादा विषैले आयुधों का निर्माण होता है, विषैली गैसों का निर्माण और प्रयोग होता है, और विकसित देशों में जैसे बहुत ज्यादा परमाणु अस्त्र शस्त्रों का परीक्षण किया जाता है या कहना चाहिए प्रयोग किया जाता है या उनका निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो जवाब ये इस प्रदूषण के जो सबसे जवाबदार देश हैं वो है ये विकसित देश को ही इस संबंध में सभी खर्चा वहन करने के लिए पहल करने की बात कही गई थी। कहने के मेरे मतलब है कि क्योटो शिखर सम्मेलन जो हुआ था उसमें विकसित और विकासशील देश यानी पूर्ण विकसित देश जो साधन शक्ति संपन्न थे और जो प्रदूषण की सबसे ज्यादा जवाबदार थे, जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रदूषण किया था, और विकासशील देश जो इस विकास की प्रक्रिया में अग्रसर थे, उन दोनों के बीच में मतभेद हुआ। और चूंकि इस शिखर सम्मेलन का मूल मुद्दा ये था कि पर्यावरण में ये जो जिस प्रकार की विषैली गैसों का उत्सर्जन या प्रयोग दिनों दिन निरंतर रूप से अधिक मात्रा में होता है या किया जा रहा है, और जो करने वाले देश हैं विकसित देश वो इस पर अमल करें। तो इस संबंध में विकसित और विकासशील दोनों देशों के बीच में माने मतभेद हुआ, और विकसित देशों ने जो बात मानी तो, लेकिन उसमें जापान ने तो सहर्ष मान लिया, जापान ने कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन अमेरिका ने विकासशील देशों के साथ में भी अपने ऐसे ही मापदंड अपनाने के लिए एक शर्त जोड़ दी। इस प्रकार से क्योटो शिखर सम्मेलन, रियो शिखर सम्मेलन ये पर्यावरण के कार्यक्रमों के संबंध में अब तक के बड़े क्रियाशील कहना चाहिए सकारात्मक सम्मेलन हुए थे। काफी वाद विवाद तथा सौदेबाजी के बाद क्योटो प्रोटोकॉल को अपना लिया गया, यानी उसकी जो कार्यकारिणी या जो दिशा निर्देश थे उसको अपना लिया गया। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। हाँ, मैं एक चीज और थोड़ा स्पष्ट कर दूं आपको, ये क्योटो जो शिखर सम्मेलन था, शायद मैंने पिछले 92 कहा है, ये 97 में हुआ था जापान। ये मेरा भूल सुधार है, इसको आप लोग 97 देखेंगे, 97 पढ़ेंगे। प्रोटोकॉल को 11 दिसंबर 1997 को अपना लिया गया, जिसकी कुछ निम्न विशेषताएं इस प्रकार है। पॉइंट नंबर फर्स्ट यानी अनुसूची फर्स्ट में शामिल देश 1990 की तुलना में 5.2% की कमी वाली ग्रीन हाउस गैसों का प्रयोग और उत्सर्जन करेंगे। यानी कहना चाहिए कि 1990 के पहले जो स्थिति थी उसमें 5% की कमी वाली जो स्थिति थी उस पर ये देश अमल करेंगे। मुख्य रूप से संयुक्त राज्य ने सन 2002 तक इसकी मात्रा में 7%, संयुक्त राज्य ने सन 2002 तक इसकी मात्रा में 7% और यूरोपीय संघ के देशों ने 8%, कनाडा ने 6%, जापान ने 6% की कमी लाने का वचन दिया, यानी कमी लाने का वादा किया करना चाहिए। रूस ने 1990 के स्तर की मात्रा को स्थिर बनाए रखने का वचन दिया, यानी रशिया ने कहा कि जो 90 के पहले स्थिति थी
मेरा फोकस लगभग वहां पर रहेगा। ऑस्ट्रेलिया को इस समय 8% तक की विस्तार करने का अधिकार दिया गया। विकासशील देशों को निश्चित मात्राओं में गैसों को छोड़ने से छूट दी गई। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि विकासशील देशों जैसे भारत जैसे देशों, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को निश्चित मात्राओं में गैसों को छोड़ने से छूट दी गई, लेकिन इनकी गैसों को छोड़ने की मात्रा को नापने के लिए कहा गया, यानी उसका एक अंकन मापांकन किया जाएगा, कहना चाहिए, के लिए कहा गया। तीसरा पॉइंट, कटौतियों को सभी 6 ग्रीन हाउस गैसों के संबंध में लागू किया जाएगा। ये जो ग्रीन हाउस पर जो ये 6 प्रकार की बुरी गैसें अपना बुरा प्रभाव छोड़ती हैं, उन पर उसके संबंध में कटौती करने के लिए कहा गया। प्रतिबद्धता का समय 2008 से 2012 तक रखा गया है, यानी ये जो बातें हैं ये 2008 से 2012 के बीच में होंगी। जिन उपकरणों की कमी अथवा समाप्ति को जंगलों के संबंध में सम्मिलित किया गया था, उन्हें यथावत रखा गया। अर्थात पेड़ पौधे, पहाड़, नदियां, जल, इनकी जो जैसी स्थिति थी और ये जहां पर प्रदूषित होते थे या प्रदूषित किए जाते थे, इनकी स्थिति के संबंध में कहा गया कि इनकी स्थिति जैसा 1990 पहले में पूर्व में थी, इनको वैसे ही रखना चाहिए या रखे जाने का प्रयास किया जाना चाहिए। बताने का मतलब है गैसों को छोड़ने के व्यापार तथा गैसों को छोड़ने में कमी के लिए स्वच्छ विकास संयंत्रों को लागू करने की बात कही गई। अर्थात जो भी कंपनियां या इंडस्ट्रियां या जो भी इस प्रकार की गैसों के उत्सर्जन में जो प्रदूषणता होती है, जो इसका नुकसान देने वाला तत्व है, उसके संबंध में ये कहा गया कि अगर ऐसी गैसों का उत्सर्जन कहीं आवश्यक है या किया जाना जरूरी है, तो उसके लिए है कि उसमें ऐसे वैज्ञानिक उपकरण लगाए जाए ताकि उसका जो दूषितपन है, उसका जो जहरीलापन है वो कम हो या खत्म हो। लागू करने की बात कही। और साथ ही साथ सभी देशों को स्वेच्छा से इन सब बातों को लागू करने को कहा गया, यानी चाहे आप विधान के द्वारा, चाहे सामाजिक परंपरा या अपनी आवश्यकता के द्वारा या किसी भी प्रकार से आप इन बातों को लागू करें। इसी प्रकार से उत्सर्जन को छोड़ने और व्यापार तथा प्रोजेक्ट को लागू करने के संबंध में भी CDM को परिभाषित किया गया, जिससे विकासशील देशों में इस संबंध में शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्टों को आवश्यक धन मिल सके। इस CDM का फुल फॉर्म क्या है भाई, मैं थोड़ा सा बताऊंगा इसके बारे में, आवश्यक धन में। लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया कि CDM को विश्व बैंक द्वारा लागू किया जाएगा या फिर नहीं लागू किया जाएगा, माने इस प्रकार की कोई गारंटी नहीं दी गई। क्योटो प्रोटोकॉल की एक 7वीं विशेषता यानी 7वां पॉइंट उसका ये है, इस प्रोटोकॉल में जो प्रतिबद्धताएं तथा मापदंड स्वीकार किए गए थे उनको लागू करवाने के संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया। कहने का मेरे मतलब कि ये जो शर्तें तय की गई थी, इनको लागू करने के संबंध में या लागू नहीं करने के संबंध में किसी भी प्रकार की अंतरराष्ट्रीय वैधानिकता यानी अंतरराष्ट्रीय प्रक्रिया के तहत कोई शर्त नहीं लगाई गई थी कि अगर मान लीजिए कोई देश शर्त लागू करता है तो ठीक है, और अगर कोई देश इसकी बातों को नहीं मानता है, इन प्रस्तावों को नहीं मानता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, इस संबंध में इसमें कोई उल्लेख नहीं किया गया था। इसी प्रकार से एक आखिरी बात और बता देता हूं, इस प्रोटोकॉल को राज्यों के हस्ताक्षरों के लिए मार्च 1998 से मार्च 1999 तक के लिए प्रस्तुत किया गया था, यानी राज्यों को इसमें अपने 2 साल के अंदर अपनी सहमति और असहमति, अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति या अपने प्रोग्राम का खाका एक बैकग्राउंड उसमें देना निश्चित किया गया था। उसके लिए लगभग 2 वर्ष निश्चित किए गए थे। इसे कम से कम 60 देशों द्वारा समर्थन मिलना जरूरी था। लगभग 60 देश इसमें अपनी स्वीकृति देंगे।
तथा यह सूची एक देशों पर आवश्यक रूप से लागू होगी, प्रत्येक देशों पर, एक देशों पर, प्रत्येक देशों पर आवश्यक रूप से लागू होगी। इस प्रकार से क्योटो प्रोटोकॉल, रियो शिखर सम्मेलन और विश्व जलवायु परिवर्तन की बैठक 1992 से लेकर के 1997 तक ये जो निरंतर पर्यावरण के संबंध में जो ये सम्मेलन हुए, उसमें विश्व पर्यावरण की प्रदूषिता पर या उसके विनाशकारी प्रभाव पर अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श किया गया और उसके लिए सारी बैठकों में, सारे सम्मेलनों में उसके तौर तरीकों के या इनके प्रयोग और या अनुप्रयोग के संबंध में एक प्रक्रिया का निर्धारण किया गया और उस प्रक्रिया के पालन या लागू करने के संबंध में देशों से ये अपेक्षा की गई कि चूंकि यह अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, तो इस अंतर्राष्ट्रीय समस्या को खत्म करने के लिए उस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जितने देश भाग लेते हैं उन सारे देशों का ये दायित्व है कि इन सब प्रोग्रामों को फॉलो करें और प्रकृति की विनाशता को, पर्यावरण की प्रदूषिता को बचाए और बनाए रखने का प्रयास करें।